जिन पार्टियों के मुखिया अपने पिता से ही सत्ता छीन करके मंच पे धक्का मुक्की और ये सब, तो बीएसपी जहां फेल होती है वो नैरेटिव के मामले में फेल हो जाती है कि नैरेटिव उसके खिलाफ बन जाता है। हमें ये लग रहा है कि पीडीए में डी गायब हो गया, अब ये अपना पीए लेकर के चल हमारी जिंदा देवी हैं बहन जी, हमारी जिंदा देवी है। समाज पार्टी पार्टी थोड़ी है, उसको पार्टी समझने की गलती भी मत कीजिएगा। बोल दे तो मैं बहन जी से पूछूंगी नहीं कि बहन जी आप मुझे कूदने को कह रहे हो तो मैं गिरूंगी कि नहीं। बहन जी ने कहा कूद जाओ तो हम आग बंद करेंगे और कूद जाओ। बस कंडक्टर थे, आप चूहा मारने की दवा बेच रहे थे, आप पाँव में घुंघरू बांध के डांस कर रहे थे, आप मिर्चा बेच रहे थे, चना भूजा बेच रहे थे। इनकी तैयारी है 226 हमारी है। ये नारा ऐसे ही नहीं आ रहा है, हमें 2007 वाला इतिहास दोहराना है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ इस समय इंदु चौधरी मौजूद हैं। इंदु चौधरी बहुजन समाज पार्टी में आजमगढ़ मंडल की प्रभारी हैं और आज की बैठक में क्या हुआ और इसके साथ साथ 9 अक्टूबर के बाद से ग्राउंड पर क्या बदलाव दिखाई दे रहा है और वो बदलाव किस तरीके से नतीजों में बदल सकता है, इसको लेकर हम इंदु जी से बात करेंगे। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंदु जी, सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि 9 तारीख को जो लखनऊ में आज से ठीक एक हफ्ता पहले जो महारैली हुई है, उसके बाद से आप ग्राउंड पर क्या असर देख रही हैं? बहुत उत्साह है लोगों में, इतना जोश, इतना जुनून है लोगों में कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं और सब चाह रहे हैं। सबके मन में बस यही है कि जो उत्तर प्रदेश में जो राजधानी में कार्यक्रम हुआ 9 तारीख का, ये जोश और जुनून अब लग रहा है कि 27 में सरकार बनाने के बाद ही थमेगा। ऐसा जोश है कार्यकर्ताओं में और क्षेत्रीय जनता में। तो लगातार जिस तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम ये हुआ, ये सफल जिस तरीके से हुआ, तो क्या एक लंबे समय से इंतजार था लोगों को कि बीएसपी जो है वो इस तरह की ग्रैंड कोई रैली करे और हम लोग फिर जाएं और लखनऊ में? देखिए, ऐसा होता है ना, सरकार हमारी थी 2012 तक, 2007 से 12 तक। तो जो नौजवान जो उस समय के छोटे बच्चे रहे होंगे 10 साल 12 साल के, वो आज नौजवान 24-25 साल के हो गए। उन्होंने कभी भी बहुजन समाज पार्टी का इतना बड़ा रैली नहीं देखा, या देखा जब हुई होगी तो वो बहुत छोटे रहे होंगे। तो अब लंबे समय के बाद जब इतना बड़ा ये रैली का आयोजन हुआ, ये रैली भी नहीं थी, एक राज्यव्यापी कार्यक्रम था श्रद्धांजलि का। तो जब इसमें अपनी संख्या बल को देखा युवाओं ने, तो उनके अंदर भी जोश का संचार तो हुआ ही है। और दूसरी बात ये कि लंबे समय से दरकार तो रहती ही है कि जब भी अपनी संख्या ही है कैसी है, हमारे पास मनोबल तभी हाई होता है जब हम अपनी संख्या बल देखते हैं। तो लंबे समय से दरकार थी इसकी, और जिस प्रकार से ये रैली सफल हुई है, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीर बड़े अच्छे परिणाम इसके होंगे। और जो लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे बहुजन समाज पार्टी को, बार बार आरोप प्रत्यारोप कह रहे थे कि हाथी खत्म हो गया, बैठ गया है, बसपा खत्म हो गई है, उन तमाम लोगों को भी जवाब इससे मिला हुआ है। लेकिन युवाओं को, स्पेशली युवाओं में और जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है इस रैली से। हम लगातार एक चीज देख रहे थे कि 2024 के चुनाव से पीडीए का कंसेप्ट लेकर सपा चल रही थी, और हम लोगों ने ये भी देखा जब वोटिंग परसेंटेज पर सीएसडीएस का डाटा हम लोगों ने देखा, तो उसमें एक शिफ्ट हुआ। जो दलित वोटर था, बीएसपी का जो वोटर था, उसका एक चंक 5 से 6% इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हुआ। फिर चाहे वो संविधान और आरक्षण बचाने को लेकर हुआ हो, क्या वो वोटर जो उधर शिफ्ट हुआ था वो वापस आने को तैयार है? इस रैली से वो प्रभावित हो गया या अभी भी वो पीडीए में ही नजर आ रहा है? देखिए, वोटर कभी शिफ्ट नहीं हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर कभी शिफ्ट नहीं होता है। हाँ, ये है कि कुछ लोग बहकावे में आकर के इधर उधर जरूर हो जाए, वोट कभी शिफ्ट नहीं हो सकता। आपने उसको कुछ भय दिखा दिया, कोई डर दिखा दिया, कोई सपना दिखा दिया, कोई नया फॉर्मूला दे दिया, तो उस बहकावे में आकर के वो थोड़ा सा 2-4% इधर उधर हो सकता है। लेकिन वो भी जब अपनी माननीय बहन जी को देखा उसने 9 अक्टूबर की रैली में, तो उसके अंदर में वापस में वो गिल्ट का भाव भी हमने देखा। तमाम पढ़े लिखे लोग, पूरे देश भर से लोग आए थे, तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तमाम जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स थे वो भी आए थे, गांव देहात के लोग तो आए थे। तो उन सब लोगों में ये था कि हमें अपनी सरकार बनानी है। तो जो कुछ भी शिफ्ट हुआ हो, शिफ्ट तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, जो बहकावे में आया हो, उसने अपनी संख्या बल देख करके पुनः उसको गिल्ट फीलिंग हुआ है, और वो ये चाह रहा है कि अब हमको सरकार बनानी है, और वो सरकार केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही उनको शासन सत्ता में भागीदारी मिल सकती है। हमें ये लग रहा है कि पीडीए में डी गायब हो गया, अब ये अपना पीए लेकर के चले। तो पीडीए में आप डी गायब होने की बात कर रहे हैं, तो पी और ए को भी और ए भी गायब हो ही जाएगा, क्योंकि पी भी उसमें वो, क्योंकि जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया है वो उनके अंदर खुद ही क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिफिकेशन उनके दिमाग में है ही नहीं। वो खुद ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पी से क्या बोले,
पिछड़ा बोले या पी से कुछ और भी बोल सकते हैं। तो अब पिछड़ा वर्ग जो कि देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के ही द्वारा इतने सारे जो लोग निकले थे, उनको लग रहा था, वहम था कि हम पार्टी छोड़ दिए तो पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन 9 अक्टूबर का जो जोश दिखा लखनऊ में, उससे पिछड़े वर्ग में भी वापस चेतना का संचार हुआ है। और पिछड़ा वर्ग काफी संख्या में, माननीय जो हमारे विश्वनाथ पाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में पिछड़े समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। और जब पिछड़ा एकजुट होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं माइनॉरिटी भी शिफ्ट होकर के वो उसके पीछे चल करके बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा। एक चीज मैं इसमें आपसे कहूंगा कि आरोप बहुत लग रहे हैं इस महारैली को लेकर। कोई कह रहा है कि भाजपा की तारीफ की है, कोई कह रहा है कि बीजेपी ने आरटीओ से बसें भेजी, और जो लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़कर गए, जो अब दूसरे दलों में जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, आर.के. चौधरी हैं, लालजी वर्मा हैं, इंद्रजीत सरोज हुए, और ये आपके स्वामी प्रसाद मौर्य, यही लोग सब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये आरोप थोड़ी है, तो बौखलाहट है उनकी, बौखलाहट ये इनकी बौखलाहट है। इनको लगा था कि ये चले जाएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, और जब पार्टी इतनी सक्सेसफुल रैली हुई तो बौखलाहट में अपने आका लोगों को खुश करने में इतने उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं। जबकि जिनका नाम आप ले रहे हैं कि कानपुर में आरटीओ ने बस लगाई, सरकारी बस एक भी आप दिखा दीजिए। आप लोगों ने तो पूरी रैली कवर किया है, माता रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल पे पूरी पार्किंग की व्यवस्था थी, और सारे जो एंट्रीज थी शहर की, उन सारी एंट्रीज पे गाड़ियां पार्क थी। तमाम लोगों ने वीडियो कवरेज वहां पे भी किया। कोई एक गाड़ी दिखा दे कि जो सरकारी बस उसमें लगी हुई हो, जनता अपने स्वयं के पैसे से आई। एक चीज मेरा सवाल ये भी है कि सरकार गए लगभग 12 से 15 साल हो गए, 13 साल हो गए हैं, और बिना सरकार होते हुए इस तरीके की रैली करना अपने आप में एक चुनौती है। वो लोग पूछ रहे हैं, आरोप वो लोग लगा रहे हैं, उस पर भी एक बार सोचना है कि 13 साल से सरकार नहीं है, विधायक एक बचा है, सांसद नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग। समाज पार्टी थोड़ी है, उसको पार्टी समझने की गलती भी मत कीजिएगा। जिन महापुरुषों का मिशन है, पार्टी आगे पीछे हो सकती है, पार्टी में हार जीत लगी रह सकती है, लेकिन महापुरुषों का मिशन में कभी हार जीत नहीं होती। वो मिशन कंटिन्यू रहता और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता, और ये सदियों से चला आ रहा। चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले भी आप देख लीजिए, शाहू जी महाराज से लेकर के मान्यवर कांशीराम साहब और अब माननीय बहन जी के नेतृत्व में ये मिशन मूवमेंट आगे चल रहा है। और आगे भी माननीय बहन जी ने रैली में बताया भी कि जिस प्रकार से आप अपनी बहन के बुलावे पे आए हैं, आगे आने वाले समय में जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक भाई आकाश आनंद जी हैं, उनके बुलावे पे भी आप सब लोगों को इतना ही प्यार दुलार सम्मान जो है वो देना है। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट विपक्षी लोगों में आई है, और उन लोगों में विशेषकर बौखलाहट है जिनका जमीन ही बहुजन समाज पार्टी ने तैयार किया। वो ये पचा नहीं पा रहे हैं। बस कंडक्टर थे, आप चूहा मारने की दवा बेच रहे थे, आप पाँव में घुंघरू बांध के डांस कर रहे थे, आप मिर्चा बेच रहे थे, चना भूजा बेच रहे थे, आप क्या थे और आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। और अब आप बहुजन समाज पार्टी जब छोड़ के गए हो तो आपको लगा कि वजूद खत्म हो जाएगा, और जब सफल रैली देख लेते हो तो आप परेशान हो कि उल्टी सीधी बयानबाजी करेंगे तो हो सकता है आपको पार्टी में बुलावा आ जाए या आपको पार्टी में मतलब वो लोग पार्टी वापसी करना चाहते हैं। वो इस तरीके के बयानबाजी में हमको तो यही लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा है कि अगर मैं उल्टा पुल्टा बोलूंगा तो हमको एक कहते हैं ना एक तुष्टीकरण वाली राजनीति के तहत आपको वापस बुला लिया जाए। तो इतनी कमजोर बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी आपके जब हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था तब भी मैंने बताया था कि बहुजन समाज पार्टी वो विशाल बरगद का पेड़ है जिसके 2-4 टहनियां टूट जाए तो उस पर फर्क नहीं पड़ता। मैम ये बात आपने कही है कि ये अपने से लोग आए थे, अपने से भीड़ जुटी थी। आगे आप लोगों ने 2027 से लगभग 1.5 साल पहले इस तरीके की एक रैली की है। आगे का ब्लूप्रिंट क्या है, आगे का प्लान क्या है, इस मोमेंटम को कैसे बरकरार रखेंगे? और बहन जी ने जो बात कही थी आकाश आनंद को लेकर, तो क्या कोई बड़ी भूमिका नजर आ रही है युवाओं के साथ? क्योंकि अगर हम तो बीएसपी जहां फेल होती है वो नैरेटिव के मामले में फेल हो जाती है कि नैरेटिव उसके खिलाफ बन जाता है, और नैरेटिव को बनाने में एक बड़ा हाथ युवाओं का रहता है, सोशल मीडिया का रहता है। तो कैसे आप इसको आगे देख रही है? इसकी पार्टी ही नहीं है। नैरेटिव्स में जो पॉलिटिक्स करते हैं वो बड़े बड़े कई संख्या में आपने सांसद विधायक बना लिए हैं, लेकिन आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं। उस नैरेटिव को आप तोड़ ही नहीं पा रहे हैं कि इतना विधायक इतना सांसद के बावजूद आप बीजेपी को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी नैरेटिव्स की पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी मिशन की पार्टी है, मूवमेंट की है, महापुरुषों के मिशन को लेकर के चल रही है। तो नैरेटिव को तोड़ना, सेट करना, जिसका मन करे सेट करे। हम महापुरुषों के मिशन पे चल रहे हैं, और मिशन को सक्सेसफुल होते हमारे जैसे लोगों ने खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा। जो 9 अक्टूबर की रैली बगैर किसी सरकारी संसाधनों के और 12-13 साल से शासन सत्ता से दूर रहने के बावजूद हमने जब सफल होते देखा, तो हमें इस बात का आभास स्वयं हुआ है
कि ये मिशन कभी खत्म नहीं हो सकता है, और किस तरीके से आगामी आने वाले समय में माननीय बहन जी की जो आज की मीटिंग हुई है उसमें जितना जोश हम लोगों के भीतर माननीय बहन जी ने भरा है कि इस कारमा को रुकने नहीं देना, इस जोश को बराबर बनाए रखने देना। और जिस तरीके से युवाओं की 60% से ज्यादा भागीदारी रैली में थी, और जिस प्रकार से युवा हमारे भाई माननीय आकाश आनंद जी को देख करके युवा उत्साहित थे, उस उत्साह को माननीय बहन जी के निर्देशन में और आगे आकाश आनंद जी जब भी आगे कमान संभालेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव की या उत्तर प्रदेश में प्रचार की, तो ये उत्साह देखिएगा डबल ट्रिपल कई कई गुना होता जाएगा। और जितना ये एड ऑन होगा विपक्षी बौखलाहट उतनी ज्यादा होगी, उतने ही तरीके से नैरेटिव सेट होते जाएंगे। तो नैरेटिव्स का काट केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी का इकट्ठा एकजुट होना और अपनी ताकत, अपनी संख्या बल, अपने साधन संसाधनों के द्वारा अपने महापुरुषों के मिशन को स्थापित कर करके ही होगा। आपने देख लिया, हम लोग नारा दे के टीम की तैयारी है 226 हमारी है। ये नारा ऐसे ही नहीं आ रहा है, हमें 2007 वाला इतिहास दोहराना है। बगैर किसी के सपोर्ट के हमने आपसी भाईचारा बनाया था, दलित, पिछड़ा, मुसलमान और तमाम। में ये कहते हैं कि इस समय चुनाव जो है बाइपोलर होते हैं, गठबंधनों के चुनाव हैं। बहन जी ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जहां एक और इंडिया गठबंधन है, एक और एनडीए गठबंधन है, चुनाव बाइनरी में हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक चुनाव, अब लोकसभा चुनाव लीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव लीजिए, हरियाणा का चुनाव लीजिए, बिहार का चुनाव लीजिए। ऐसे में आप यूपी में चुनाव को त्रिकोणीय कैसे करेंगे जब इंडिया और एनडीए की लड़ाई वो चुनाव होगा। कर रहे हैं कि हम 226 जीतने वाले हैं 403। देखिए बिना गठबंधन के कैसे पॉसिबल? 2007 से 2012 वाली सरकार हमारी पूर्ण बहुमत की अकेले अपने दम पे थी, वो बगैर किसी गठबंधन के। उस समय ये कहा जाता है कि उस समय सांप्रदायिकता राजनीति पर हावी नहीं थी, इस समय सांप्रदायिकता राजनीति पर हावी है। देखिए, सांप्रदायिकता राजनीति पे हमेशा से हावी रही है। जब बाबरी मस्जिद वाला विवाद हुआ था 1995-97 का जो वो दौर था, उसके बाद हमने बहुजन समाज पार्टी ने 2007 से 12 में पूरी बहुमत की सरकार चलाई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अकेले दम पे हम सरकार नहीं बना सकते। हम अकेले दम पे सरकार बना सकते हैं। विपक्षी एकजुट हो रहा है, जो कहते हैं ना कि दूसरे को हराने के लिए, यानी वो बैसाखियों का सहारा ले रहा है। कभी 38 दल को मिला रहे हैं, कभी 28 दल को मिला रहे हैं। तो विपक्ष को बैसाखी के सहारे की जरूरत है। आपने देखा लाखों लाख की संख्या में जो लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने जोश जुनून का प्रदर्शन करके बता दिया कि बहन जी आपको गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, हमारी ही ताकत आपके साथ में है। बस आप ये इस ताकत को हम किस तरीके से बाकी लोगों को और प्रभावित करके वोट में तब्दील कर लें, ये आने वाला समय आपको निश्चित रूप से दिखाएगा। हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने कई हमले बोले, लेकिन एक बड़ा हमला उन्होंने आकाश आनंद के ऊपर बोला। और जब आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया था, तब वो आकाश आनंद की तारीफ कर रहे थे कि आकाश आनंद जैसे नेता की उत्तर प्रदेश को जरूरत है। लेकिन अब जब आकाश आनंद को बहन जी ने जिस तरीके से पूरी कमान सौंपी और कहा है कि मेरे बाद आकाश आनंद का साथ देना है, तो वो आकाश आनंद के खिलाफ बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आकाश आनंद की जरूरत नहीं है, भाजपा को आकाश आनंद की जरूरत है। आपको इसको किस तरीके से लिखते? क्या वो सीरियस नहीं ले रहे हैं बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद को, या फिर बौखलाए हुए हैं? देखिए, वो खुद कंफ्यूज्ड है अपने आप में। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ कभी भी, लेकिन जब नेता खुद ही कंफ्यूज्ड है तो उसके वोटर्स और उसके सपोर्टर्स तो वैसे ही कंफ्यूज रहेंगे। तो ये बौखलाहट है जो बार बार बयानबाजी आ रही है। हमारी माननीय बहन जी का भाषण खत्म नहीं हुआ, उधर दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टी सीधी बयानबाजियां शुरू हो गई। आकाश आनंद जी निकाले गए तो उनके पक्ष में, और अब तो ये सारा चीज बौखलाहट का ही इंडिकेशन है। आपने स्वयं देखा कि जिसके पास सत्ता हस्तांतरित नहीं हुई, जिसने अपने पिता से खुद सत्ता छीनी हो मुखिया बनाने के लिए स्वयं को, तो जो स्वयं अनुशासित नहीं है वो जनता में, लोगों में क्या अनुशासन दिखाएगा? बहुजन समाज पार्टी एक प्योरली अनुशासित पार्टी है, जहां पे मान्यवर कांशीराम साहब का जो आदेश था, जो निर्देश था, उन्होंने अपनी घोषणा जो की माननीय बहन जी को 13 या 15 दिसंबर 2001 को माननीय बहन जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी, पॉलिटिकल अपना एयर जो है बनाया था, राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। जनता ने उसको स्वीकारा क्योंकि माननीय बहन जी के संघर्ष को देखा। और उसी प्रकार से अब माननीय बहन जी ने जब 9 अक्टूबर को ये बताया कि जिस प्रकार से आप अपनी बहन के बुलावे पे आए हो, वैसे आने वाले समय पे आकाश आनंद जी के बुलावे पे आएगा, तो जनता ने उसको पूरे उत्साह के साथ स्वीकार लिया है। हाथ उठा करके उसको स्वीकारा, मान लिया जाए, स्वीकार लिया। बेहद तरीके से, बेहद शालीन तरीके से, बेहद अनुशासित तरीके से जनता ने स्वीकारा है कि हाँ माननीय बहन जी आपका जो आदेश होगा वो सर आंखों पे होगा। तो बहुजन समाज पार्टी बेहद अनुशासन के साथ में हर एक कार्य, हर कदम को लेती है। पार्टियों के मुखिया अपने पिता से ही सत्ता छीन करके मंच पे धक्का मुक्की और ये सब माने गाली गलौज करना बहुत कॉमन है। आप देखें कि मंच टूट जा रहे हैं, मंच पे लोगों की भीड़ तो ऐसा बहुजन समाज पार्टी में कभी नहीं हुआ। तो जो
जो जब नेता स्वयं अनुशासित नहीं है तो वो समाज को क्या दिशा देगा। लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरीके से अनुशासन में रहती है। आपने स्वयं देखा कि मैं मंच पे थी, मेरे परिवार के बहुत सारे लोग थे जो नीचे भीड़ का हिस्सा थे, जो मतलब कंधे से कंधा छिल रहा था, पार्टी भीड़ इतनी ज्यादा थी। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं था कि प्रोटोकॉल की हाँ ठीक है पदाधिकारी हैं तो उनके परिवार के लोगों के लिए अलग से बैठेंगे, ऐसा कहीं था। जैसे आम कार्यकर्ता थे वैसे हमारे सारे लोग भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो बहुजन समाज पार्टी को अन्य पार्टियों से अलग करता है। और यही वजह है कि ये अनुशासन के द्वारा जो जितनी भीड़ कंट्रोल थी, जितना बड़ा मॉब था और पुलिस प्रशासन अपेक्षाकृत नहीं लगा था, हमारा बीवीएफ ने पूरा कोऑर्डिनेट किया था। ये देख करके विपक्षी लोग, स्पेशली समाजवादी पार्टी के लोग और बौखलाए हुए हैं कि कैसे ये इतना संभव कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है ना कि जिसको आपने लॉलीपॉप थमा दिया या संविधान का भय दिखा दिया या बाबा साहब का फोटो दिखा दिया। ये अपनी नेता के लिए मरने करने के लिए तैयार है। मैंने आपके पॉडकास्ट में भी बोला था कि बोल दे तो मैं बहन जी से पूछूंगी नहीं कि बहन जी आप मुझे कूदने को कह रहे हो तो मैं गिरूंगी कि नहीं। बहन जी ने कहा कूद जाओ तो हम आंख बंद करेंगे और कूद जाएंगे। जी इतना भरोसा, और सिर्फ ये मेरा भरोसा नहीं है, ये उस पूरे तमाम बहुजन समाज का भरोसा है जो अपनी नेता को ना देखने पर आंसू बहाता है, अपनी नेता को देखने के लिए 2 दिन पहले से आके मैदान में डट जाता है, अपनी नेता को देखने के लिए 24 घंटे से ज्यादा भूखे प्यासे उसी मैदान में टिका रहता है, अपनी नेता को देखने के लिए 20-20 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आता है, अपनी नेता को देखने के लिए कहीं झांसी से, कहीं सीतापुर से, कहीं कहीं से पैदल चल के आता है। ट्रेनें रद्द की गई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सत्ता पक्ष की ओर से भी कुछ दबाव बनाने की कोशिश की कि रैली को फेल करा दिया जाए? अपने ही प्रश्न का जवाब स्वयं दे दिया है कि जो आपने प्रश्न किया कि तमाम नेता आरोप लगा रहे थे कि सरकारी संसाधन जुटाए गए। अगर सरकारी संसाधन जुटाए गए होते तो आपने देखा कि जिन्होंने माननीय बहन जी के ऊपर टिप्पणी की थी, जो इस समय मौजूदा परिवहन मंत्री भी हैं, उन्होंने कितनी बड़ी टिप्पणी बहन जी के ऊपर की थी और वो स्वयं परिवहन मंत्री हैं। तो वो किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को रैली को सपोर्ट कर सकते हैं कि साधन दीजिए, जाइए आप रैली कीजिए। और दूसरी बात जो आप अभी पूछ रहे हैं कि रैली के लिए ट्रेन कैंसिल की गई, बहाना कुछ और दिया गया कि कहीं इंटरलॉकिंग चल रही है, कुछ इस तरीके से 9 ट्रेन या 10 ट्रेन करीब इधर झांसी मंडल की कैंसिल, और भी तमाम जगहों की ट्रेन कैंसिल थी। तो ये अपने आप में ही दिखा रहा है कि आपने एन केन प्रकारेण आपने रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद विपक्ष को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे, नहीं तो वो शायद और भी तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश करता। लेकिन जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि बहना ने बुलाया है, बहना ने बुलाया है तो चाहे पैदल चलना पड़े। ये आप ही के द्वारा दिया गया एक स्लोगन था जो कि खूब वायरल भी हुआ कि बहना ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है। हाँ बहना ने बुलाया। तो जब चलो बुलावा आया, जब बहन जी ने बुला लिया, अभी तो बहन जी ने डायरेक्टली नहीं बुलाया था। लोग तो एक चीज इसमें एक और एक धार्मिक नारा है, लोग कहते हैं कि चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया है, और आपने नारा बनाया कि चलो बुलावा आया, बहना ने बुलाया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपने तो बहन जी को एक तरीके से भगवान के बराबर, हमारी जिंदा देवी हैं बहन जी, हमारी जिंदा देवी। भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हम अपनी बहन जी को तो देख रहे हैं ना। हमारी बहन जी के लिए वो लाखों लोग जो रोटियां सड़क पे सूखी बैठ के रोड पे खा रहे हैं, वो लाखों लोग, बूढ़ी माँ देख रहे थे आप लाठी लेके कैसे डांस कर रही है, तस्वीरें देखी है ना। तो वो हमारी भगवान है, वो हमारी जिंदा देवी है। उनकी हम अपने घरों में अपने बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब के बगल पे फोटो रखते हैं। वो हमारी जिंदा देवी हैं और इसमें हमारे को कोई दो राय, कोई शक शुबा नहीं है कि हम अपने शुभ संस्कारों में भी माननीय बहन जी का फोटो रख करके हम अपने संस्कार को करवा रहे हैं। तो ये मतलब कि चलो बुलावा, बहना ने, हमारी देवी वही है, हमारी बहन जी हमको बुला लेंगी, जब बुला लेंगी, अभी कल भी बुला लेंगी, तो इतनी इससे ज्यादा संख्या में आपको कल लोग दिखाई देंगे। कोई ना धूप देखेगा, ना छांव देखेगा, ना भूख देखेगा, ना प्यास देखेगा, ना दिन देखेगा, ना रात देखेगा, बस चले आएंगे, ना गर्मी देखेगा, ना बरसात देखेगा। बस ये है कि माया बहना ने बुलाया है तो हमको सबको चलना है, तो हम अपनी नेता के बुलावे पे आते हैं। आप लोगों ने देखा हमारे साथ इंदु चौधरी ने किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए, बड़ा बेबाक के इंटरव्यू रहा, तमाम सवालों को हमने पूछने की कोशिश की। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप लिख कर बता सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। इंदु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।